हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि जो श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और साथ में हम जानेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकांग श्वसन। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यानी कि श्वसन संबंधी दिक्कतें होती हैं वो क्यों होती हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कारण है इसका वो है जेनेटिक्स, यानी कि जो हमारी आनुवांशिकता होती है, यानी कि हमें हेरिडेटरी में कुछ ऐसी बीमारियां मिल जाती हैं जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियों का। आगे बात करते हैं एलर्जीज, यानी कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो सकती है, तो ये भी एक कारण बनता है श्वसन संबंधी बीमारियों का। फिर बात करते हैं स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। धूम्रपान भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। आप ये मत कभी भी समझिएगा कि अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आपको कोई भी श्वसन संबंधी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर खुद स्मोक ना करते हो, यानी कि आप सिगरेट ना पीते हो, बल्कि आप एक ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ आपके आसपास लोग सिगरेट पीते हैं, तब भी आपको बीमारी हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के स्मोकर्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव स्मोकर्स, एक होते हैं पैसिव स्मोकर्स। एक्टिव स्मोकर्स का मतलब कि जो लोग खुद स्मोकिंग करते हैं, यानी कि जो लोग खुद धूम्रपान करते हैं। और पैसिव स्मोकर्स कौन होंगे? जो लोग खुद स्मोकिंग ना करते हुए बल्कि एक ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो उसका धुआं भी उनके जो फेफड़ों में जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भी बीमारियां यानी कि रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब वायु पोल्यूशन या फिर वायु प्रदूषण या फिर हवा प्रदूषण। आपको सुना ही होगा पर्टिकुलर मैटर्स यानी कि पीपीएम। जो इनमें जो मैटर्स होते हैं यानी कि जो गंदगी होती है वो हमारे हवा के साथ ही हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से भी हमें क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां होती हैं। फिर बात करते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि कुछ बैक्टीरिया यानी कि कवक, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया वो भी हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले बीमारी की हम बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा यानी कि जिसे हम बोलते हैं दमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मतलब काफ़ी मेजर बीमारी होती है लोगों को। अस्थमा क्या एक क्रोनिक डिजीज़ है। सबसे पहले आप समझिए कि दो प्रकार के डिजीज़ेस होते हैं, यानी कि दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होती हैं एक्यूट डिसऑर्डर्स यानी कि डिजीज़ेस, फिर होती हैं क्रोनिक डिजीज़ेस। एक्यूट एंड क्रोनिक, अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो एक्यूट डिजीज़ेस हैं वो कौन सी डिजीज़ेस होंगी, कौन सी बीमारियां होंगी जिनमें कि क्या है, जो बीमारियां काफ़ी छोटे समय के लिए होती हैं और जल्दी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए कोल्ड, यानी कि आपको खांसी जुकाम हुआ तो क्या होगा, कुछ समय के लिए होगा, 5 दिन 10 दिन, फिर आप ठीक हो जाता है। बट अब क्रोनिक डिजीज़ेस कौन सी होंगी, जिनमें कि क्या होगा कि आपको बीमारी हो जाएगी और वो लंबे समय तक चलेगी और जिसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। जैसे कि आप मान के चलिए आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, तो अब डायबिटीज़ का क्या है, आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो आप क्या करोगे, आप दवाई लेते रहोगे, अपने आप की जो दवाई से क्या होगी, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, ठीक है ना। बट वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, वो डायबिटीज़ शुरू हमेशा तक चलती रहेगी। जैसे बीपी की, अगर किसी को बीपी की समस्या होने लग जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या होने लग जाती है, तो वो क्या है, ब्लड प्रेशर से अपना कंट्रोल जरूर कर सकता है। जैसे शुगर कंट्रोल कर सकते हैं हम मीठा खाने से, कम खाने से, वैसे हम अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो कभी दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होगी, उसी हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। ऐसा ही डिजीज़ है जो अस्थमा है, वो भी एक तरह की क्या है, क्रोनिक बीमारी है, यानी कि एक लंबी चलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियास होती हैं, हमारे लंग्स में जो ब्रोंकी और ब्रोंकियास होती हैं, उसको ये क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा खांसी वगैरह आएगी, आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे, कफ होगी, ठीक है ना, और आपको एक झंझनाहट की आवाज़ आएगी जब आप सांस लोगे।
और अस्थमा कौन कौन से कारणों से हो सकता है? एक तो कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा से, एयरबोर्न एलर्जीज यानी कि आपको कुछ क्या है, कुछ एयर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिससे कि आपको एलर्जी है, तो आपको उससे भी ये बीमारी हो सकती है। फिर आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी है उसमें कोई क्या होगी, इन्फेक्शंस होगी, तो उससे भी ये बीमारी होगी। फिर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो या कम करते हो, ये भी कारक हो सकता है अस्थमा होने का। फिर एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि फिर वही एयर में जो गंदगी है वो आपके शरीर के अंदर चली गई, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अस्थमा क्या एक पुरानी बीमारी है जो फेफड़ों के ब्रोंके और ब्रोंकियल्स को प्रभावित करती है। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस लेते समय गंभीर खांसी, बेचैनी, खांसी और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। निम्नलिखित कारकों के कारण अस्थमा हो सकता है: ठंडी हवा, एयरबोर्न एलर्जी, श्वसन प्रणाली में संक्रमण, शारीरिक गतिविधि या फिर वायु प्रदूषक। आगे बात करते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीजेस यानी कि COPD। अब इस डिजीज़ में क्या है, ये सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस सभी श्वसन संबंधी बीमारी इसमें शामिल हैं, जो कि जिसमें क्या होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ या फिर सांस छोड़ने में तकलीफ होती है। यानी कि आप ना तो सांस लेने में भी आपको तकलीफ हो रही है, और जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि आप एक्सहेल करते हैं उसमें भी आपको दिक्कत होती है। ये उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो किसी प्रकार के धुएं के संपर्क में रहते हैं, यानी कि जो लोग धुएं के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उनको ये डिजीज़ हो सकती हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, और अगर आप स्मोकिंग करना भी छोड़ देते हैं, आपको जाने कि एक बार बीमारी ये हो जाए इसके बाद भी ये बीमारी आगे बढ़ती ही जाती है। ठीक है ना, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीसिमा की। अब ये डिजीज़ क्या है, ये भी एक तरह का क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द डैमेज ऑफ द लंग्स टू द एल्वियोल वॉल्स, यानी कि जो हमारे शरीर में एल्वियोल्स होती हैं उसमें क्या होगी, उसमें दिक्कत हो जाती है इस बीमारी से। अब उसमें क्या है, देखिए आपको मैंने पढ़ाया था जो एल्वियोल्स हैं वो क्या एक तरह गुच्छे की तरह ऐसे लगे हुए होते हैं हमारे शरीर में। अब ठीक है, उनका काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उससे मतलब छल नहीं करना, उसे ब्लड को फिल्टर करना, एक तरह का ऐसा काम समझ लीजिए। अब ये बीमारी होती क्यों है, ये होती है जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, धूम्रपान करते हैं। अब वो जो धूम्रपान करते हैं तो उसका क्या होगा, जो उसका धुआं होता है वो इसमें आके जम जाता है, इस तरीके से जम जाता है। फिर अब अगर आप सोच के देखिए, अब इसमें ये धुआं जम गया है तो फिर ये छलनी का काम कैसे करेगा, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा ना, जिस वजह से ये बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या है, तो आपको सबसे पहले लक्षण तो वही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ की प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, और ये कौन कौन से कारणों से होता है, तो एक तो डस्ट वगैरह से, ठीक है ना, केमिकल से, एयर पोल्यूशन से, स्मोकिंग या फिर तंबाकू से, एक्सपोजर टू पैसिव सिगरेट स्मोकिंग। देखिए जब आपको बताया था ना पैसिव सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि एक ऐसी सिगरेट स्मोकिंग जिसमें आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हो बट आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसे हिंदी में बोलते हैं वासफित्ती के फेफड़ों के वायुकोशीय दीवारों को नुकसान के कारण श्वसन की सतह में कमी पुरानी बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मुख्य रूप से सिगरेट पीने के कारण होता है। इसमें लक्षण क्या है, सांस की तकलीफ और खांसी शामिल है। ठीक है, अब कारण क्या है, धूल, रसायन, वायु प्रदूषण, धूम्रपान करने वाला तंबाकू या फिर निष्क्रिय सिगरेट धूम्रपान करने का एक्सपोजर मिल जाए, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि ORD। ठीक है ना, अब ये बीमारी क्या है, ये एक डिफाइन की गई है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम कोई एक ऐसा आदमी है जो कि काफ़ी केमिकल्स के बीच में रहता है तो ये बीमारी उन लोगों को होती है। यानी कि जो आदमी काफ़ी केमिकल्स वगैरह धुएं के बीच में रहता है तो वो जब सारा दिन उस धुएं को अपने साथ शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी में ले जाता है तब ये बीमारी होती है। ठीक है ना, केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डस्ट है, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से कारक हैं जिससे ये बीमारी होती है, तो क्या है, अगर कोई आदमी किसी मेटल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसमें जो फ्यूम्स आते हैं उसमें ये बीमारी हो सकती है। कोई ऑर्गेनिक मेटल है उसकी अगर हम मटीरियल है उसे बर्न करते हैं तो उससे ये बीमारी होगी। स्प्रे ऑफ वार्निश, पेंट्स, एसिड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हमारी इंडस्ट्री होती है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेंट की इंडस्ट्री होती है, एसिड की इंडस्ट्री है, वार्निशिंग की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे अगर कोई काम करता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है।
कॉटन की फैक्ट्रीज, जो सिलिका होती है, कोल, ड्रग पाउडर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनमें भी ये बीमारी हो सकती है। और जो गैसेस निकलती है इंडस्ट्री से, जैसे कि अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनमें भी ये बीमारी हो सकती है। यानी कि इन अगर फैक्ट्रीज में कोई भी एक आदमी काम करता है और काफ़ी लंबे समय तक इस फैक्ट्रीज में काम करता है तो उससे ये बीमारी हो सकती है। आगे बात करते हैं, व्यवसायिक श्वसन विकारों को किसी भी विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रसायनों, प्रोटीन और धूल के दीर्घकालिक सांस द्वारा श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है ना। और इसका जो प्रॉब्लम है किस किस से होगी, जो धातुओं से धुआं निकलता है, जलती हुई जैविक सामग्री से धुआं, वार्निश, पेंट, एसिड और कीटनाशकों के स्प्रे, कपास, सिलिका, कोयला, दवा, पाउडर और कीटनाशकों की धूल से, उद्योगों से गैस निकलती है, उदाहरण के लिए अमोनिया, क्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। ठीक है ना। इससे पढ़ने से पहले देखिए आपको मैं एक टर्म समझा देती हूँ। रेस्पिरेशन, दो टर्म्स होती हैं। आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एक होती है ब्रीथिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि सांस लेने में दिक्कत होना। अब सांस लेने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर में ऑक्सीजन आप ले रहे हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। बट जो रेस्पिरेटरी होती है, रेस्पिरेटरी का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना नहीं होता है। रेस्पिरेटरी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है। मतलब कि आपने जो ऑक्सीजन ली है और आपने जो खाना खाया था डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, अब मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या बनती है, हमारी ग्लूकोज बनती है। ठीक है, एंड में ग्लूकोज बनती है। अब उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए वो क्या कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को साथ में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जो एनर्जी निकलती है, जो प्रोसेस होती है एनर्जी निकलने की, उसी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब अलग होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना रेस्पिरेशन का मतलब नहीं होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। बट और ग्लूकोज के प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज को हम जलाते हैं, यानी कि उससे एनर्जी प्रोवाइड लेते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज से एनर्जी लेना दो तरीके से हो सकती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज जो जलाया जाता है उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। बट अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या एक तरह की सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी कि कोशिकाएं श्वसन है, दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एनर्जी को उत्पादन करने के लिए। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये हमारे क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के भीतर होती है। अब देखिए एक केमिकल इक्वेशन देखिए आप, इसमें क्या है कि जो ग्लूकोज है, यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ग्लूकोज बना, यानी कि C6H12O6 बना, और साथ में हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है, तब क्या निकलती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे कि हम बाहर शरीर से निकाल देते हैं, और हमारी वाटर निकलता है, और साथ में हमारी एनर्जी जो किस फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये भी एक तरह की सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब देखिए यहाँ पे हम सेलुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सेल वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसका भी एक मतलब है, क्योंकि जो ये रेस्पिरेशन हो रही है सेल के अंदर हो रही है, सेल की जो हमारी कोशिकांग है, कोशिकांग कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में हो रही है, सेल में नहीं हो रही, बल्कि जो सेलुलर हमने पढ़ा था इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज होती है वहाँ पे हो रही है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये किस में होगी, अब ये ऑक्सीजन के बिना होगी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस इसमें भी होगी, बट ये किस में प्रोड्यूस होगी, बिना ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होगी, तो उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, अब सोच के देखिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है यीस्ट। आपने सुना होगा यीस्ट, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, हमारे घर में हम बनाते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। तो वो खमीर क्या होता है, जो खमीर बनता है वो बिना जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बनता है, उसे हम खमीर बोलते हैं। जो हमारे घर में हम मैदा यूज़ करते हैं, तो मैदे को क्या किया जाता है, सड़ा के क्या बना जाता है, उसका भटूरे बनते हैं। जो भटूरे बनते हैं, कुछ भी बनता है मैदे को सड़ा के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किण्वन की प्रक्रिया, यानी कि फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन।
ठीक है, फर्मेंटेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, फर्मेंटेशन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया। अब जो अल्कोहल बनती है, यानी कि जो शराब बनती है, वाइन बनती है, वो भी इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस की होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगी। अब जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जल रही है, तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगी, यानी कि हमारा इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना, अब इतनी बात समझ में आ गई। यह एक प्रकार का कोशिकांग श्वसन है जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए पिछली में हमारी क्या था, ग्लूकोज थी, ऑक्सीजन था, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वाटर बना था और एनर्जी बनी थी। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ओनली ग्लूकोज है, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगी, यानी कि इथेनॉल बनेगा, C2H5OH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी साथ में निकलेगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे टेक प्लेस करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाएगा। इतनी बात समझ में लग गई, कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा क्या है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अब ये कितने यूनिट कार्बन से मिला हुआ है, 6 यूनिट कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो 6 कार्बन से है, उसमें एनर्जी नहीं ले सकता। इसीलिए क्या किया जाता है, जो इस 6 कार्बन है इसे तोड़ा जाता है 3 कार्बन में, यानी कि 3 कार्बन की चेन बनाई जाती है, जिससे कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोसिस। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोसेस में निकलते हैं ये दो ATP खर्च हो जाते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले बात तो आपको इतनी समझ में आनी मतलब लगनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि जो ग्लूकोसिस हो गया, इसके बाद जो बनता है वो बनता है हमारे साइटोप्लाज्म में पायरोवेट्स बनते हैं। ठीक है, पायरोवेटिक एसिड बन गया। अब देखिए, अब 2 तरीके से हमारी रेस्पिरेशन होगी, एक बिना ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। पहले हम ऑक्सीजन में समझते हैं। अब जो पायरोवेटिक एसिड बन गया, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, इसका एक चलेगा क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, जिससे कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी चलते हैं, जिसमें कि क्या बनेगा, हमारा ATP बन के तैयार हो जाता है। और कितने ATP निकलते हैं, 36 ATP निकलते हैं। आपको बुक में कई बार 38 ATP दे रखे होते हैं। वो क्यों दे रखे होते हैं, क्योंकि 2 ATP हमारे यहाँ भी निकलते हैं, बट वो इस प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। ATP क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। आपको छोटा से छोटा काम भी करना है, मैं अगर बोल रही हूँ, मैं अगर कोई पेन भी उठा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, अपना हाथ तक हिला रही हूँ, उसमें मुझे क्या होते हैं, मेरे ATP खर्च होते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर को ATP की ज़रूरत होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर O2 प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, तो पायरुविक एसिड तो बनेगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा गया ना, फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया होगी। बिना ऑक्सीजन के क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिससे कि क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, यानी कि अल्कोहल, जिससे कि हमारी शराब वगैरह बनती है। अब लैक्टिक एसिड क्या है, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो देखिए 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो होगा कि हमारी जो रेस्पिरेशन हो रही है वो तो क्या है, सेल के अंदर ही मतलब ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तब तो हमारा क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, यानी कि सिट्रिक एसिड चलेगा। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हो रही है तो हमारा इथेनॉल बन गया। अब एक तीसरी चीज़ और भी निकल के आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो है, बट वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, और ये कहाँ पे होगी ये प्रोसेस, तो ये होती है हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, यानी कि हमारे मसल्स होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है ना, और उनमें जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, और साथ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसे ही बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मसल्स में क्या बनता है, तो वो बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, 3 तरीके से होगी रेस्पिरेशन हमारी, एक ऑक्सीजन के साथ, एक बिना ऑक्सीजन के साथ, एक बहुत ही कम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए यहाँ पे जो इसको क्रेब्स साइकिल है, इसी सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और इसी का एक नाम और होता है जिसे हम TAC, पेपर में कई बार सिंपल TAC भी लिखा आ सकता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन ईच फेज ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल।
एंड टेक इट प्लेस विद इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ अ सेल। मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जो ये साइकिल होगी कहाँ पे प्लेस करेगी, ये प्लेस करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर, जकरैब के चक्कर के रूप में भी जाना जाता है। साइट्रिक एसिड चक्कर के प्रत्येक चरण में 2 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के भीतर होता है। क्रैब के चक्कर में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के पार चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बन ही जाता है, पेपर में हमेशा बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल पे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा ये लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।